नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। गृहमंत्री ने गुरदासपुर हमले पर राज्यसभा में दिया बयान। कहा, पाकिस्तान से आए थे आतंकी, आतंकवाद से सख्ती से निपटेगी सरकार। संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा, लेकिन नहीं बनी बात। याकूब को नागपुर जेल में दी गई फांसी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई में दफनाया गया। फांसी पर रोक के लिए बुधवार पूरी रात चली कानूनी प्रक्रिया। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सुपुर्द खाक। रामेश्वरम में उमड़े जन सैलाब ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। पूर्वी तट पर चक्रवाती तूफान कोमेन का खतरा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में बाढ़ से हालात बिगड़े। और आइए देखते हैं पहली खबर। 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह नागपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। पोस्टमार्टम के बाद याकूब के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से फांसी से चंद घंटे पहले तक उस फांसी को रोकने के तमाम प्रयास होते रहे। और रात में ही सुनवाई के लिए बैठी सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने आखिरकार सुबह 5 बजे याकूब की फांसी पर अंतिम मोहर लगाई। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को नागपुर की सेंट्रल जेल में गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे फांसी दे दी गई। फांसी के बाद याकूब मेमन के शव को उसके परिवारजनों को सौंप दिया गया, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से मेमन की फांसी को रोकने की आखिरी घंटों तक कोशिश जारी रही। रात में ही सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय पीठ ने याकूब के डेथ वारंट पर रोक लगाने पर सुनवाई की। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सुबह करीब 5 बजे फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। I am very disappointed and unhappy because I think the Supreme Court has made a tragic mistake in giving and rendering this judgment by truncating a right of a condemned prisoner not to challenge the mercy petition. इससे पहले बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की मौत के वारंट को बरकरार रखा था। यही नहीं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने भी उसी दिन मेमन की दया याचिका को खारिज कर दिया था। उधर मुंबई बम धमाकों के शिकार हुए लोगों के परिवारजनों ने 22 साल बाद आए इस फैसले का स्वागत किया है। उनको फांसी मिली है तो एक तरीके से हमें थोड़ी खुशी हुई है, क्योंकि आज एक गुनहगार जो है उनको अल्टीमेटली कितना भी मकसद, कितनी भी एक्सरसाइज करने के बाद उनकी साइड पे फेवर लेने वाले बहुत सारे लोग थे, फिर भी उनको फांसी मिली, तो मुझे लगता है कि एक न्याय शुरू हुआ है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। याकूब को इस बम धमाके की आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और याकूब की फांसी के मामले पर कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों की बीजेपी और केंद्र सरकार ने आलोचना की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस नेताओं के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और देशहित के खिलाफ बताया। दरअसल कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने मुंबई हमले के दोषी याकूब को फांसी दिए जाने पर कुछ सवाल खड़े किए थे। मैं इस बात को कहता हूं कि क्या कारण है कि राजीव गांधी के हत्यारों को आज तक सजा, मृत्युदंड, फांसी नहीं लगाई गई? क्या कारण है कि भुल्लर जी के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला, एक फैसला देने के बाद फिर से फैसला? इन चीज़ों से जो कट्टरपंथी उन्माद फैलाने वाले मुसलमान हैं, उनको लोगों को भड़काने और बहकाने का अवसर मिल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा जैसा गंभीर विषय भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता का विषय नहीं है। 1993 के लिए जो दोषी व्यक्ति थे, उनको जो सजा मिली, उस सजा को लेकर भी उनके नेता अलग अलग स्वर में बोल रहे हैं।
और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पूर्व डीजीपी असम से प्रकाश सिंह जी। प्रकाश सिंह जी, स्वागत है आपका। आप बीएसएफ में रहे हैं और साथ ही यूपी में रहे हैं डीजीपी के पद पर। और रविंद्र सिंह शिरोण हमारे साथ हैं, जो कि लगातार कवर करते रहे अदालती कार्रवाई को। रविंद्र, मैं उस रात की तमाम कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहूँगा कि कल शाम जब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि फाइनल हो चुका, उसके बाद रात में दोबारा से अदालत का सुनवाई करना, 3 जजों की बेंच का बैठना, अपने आप में शायद मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण था कल रात जो थी सुप्रीम कोर्ट की। उस तरह की रात इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस ने आज तक नहीं देखी है। कल जब राष्ट्रपति के यहाँ से ये दया याचिका रिजेक्ट कर दी गई थी, उसके बाद इनके जो वकील थे युग मोहित चौधरी और आनंद ग्रोवर, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। रात को रजिस्ट्री में जाके एक नई एप्लीकेशन फाइल की, चीफ जस्टिस के यहाँ गुहार लगाई कि हमारी याचिका को अभी सुन लिया जाए, क्योंकि इसमें नए फैक्ट्स के साथ हम लोग आपके सामने आए हैं। जो नए फैक्ट्स की बात उन चीफ जस्टिस के सामने करी गई, उसमें था कि क्योंकि याकूब मेमन की याचिका, दया याचिका को अभी अभी खारिज किया गया है, इसलिए नियमों के अनुसार उनको 14 दिन मिलने चाहिए, क्योंकि ये एक पुराना नियम है। अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था कि उनके परिवार को जो है सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो मिल नहीं पाए थे। उसी बात का हवाला देते हुए 14 दिन की बात की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात में मेरिट इसलिए नहीं है कि अप्रैल 2014 में जो याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन थी उसको राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं, जो कि इनके बिहाफ पे इनके भाई सुलेमान ने लगाई थी। उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका ग्राउंड वैलिड नहीं है और इसलिए आपकी जो बात है उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा, और पिटीशन को सवेरे 5 बजे के आसपास खारिज कर दिया गया। 90 मिनट तक हियरिंग हुई, करीब 30 मिनट तक जस्टिस मिश्रा ने, दीपक मिश्रा ने जजमेंट लिखवाए। अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें, 1986 का वक्त था जब एल.एम. थापर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको रात को 2 बजे उठ करके घर पे ही बेल दी गई थी। इसके अलावा कॉलिन गोंजाल्विस जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने 2013 में वीरप्पन के जो दूसरे साथी जिनको की सजाए मौत का ऐलान किया गया था, उनके खिलाफ डेथ वारंट इशू किया गया था। उनके साथ जो 19 लोग थे, उन लोगों की डेथ वारंट को रात को चीफ जस्टिस के घर में जाके स्टे करवाया था। इनके अलावा शायद ये पहला ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसिस में सुना गया है। इसके पहले के जो आधी रात के मामले थे वो चीफ जस्टिस या जस्टिस के घरों में सुने गए थे। जहां तक दूसरी जो हम लोग सुन रहे हैं कि एक विवाद जो इस मामले पे खड़ा हो गया है कि वो कह रहे हैं कि दूसरे जो अपराधी थे जिनको सजाए मौत दी गई थी, जैसे बलवंत सिंह राजौना की बात की जा रही है या राजीव गांधी के हत्यारों की बात की जा रही है, उनके खिलाफ यही बात जा रही है कि इनके पक्ष में पंजाब की जो असेंबली है वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि बलवंत सिंह राजौना को फांसी ना दी जाए, इसकी वजह से धार्मिक उन्माद के भड़कने का खतरा है। इसी तरीके का जो तमिल नेशनलिज्म की बात करके तमिलनाडु की असेंबली में भी इस रेजोल्यूशन पास किया गया था और किसी भी तरह से उनको फांसी से बचाने की कोशिश की गई थी। और उन्हीं धार्मिक उन्मादों के लिए, उन्हीं बातों को, सेंटिमेंट्स को हाईलाइट करके जो है आज इस बात पे भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्यायपालिका की निष्पक्षता इस बात से जाहिर होती है कि फांसी लगाने के 2 घंटे पहले तक सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट जो है, वो याचिका सुन रहा है और हर तरीके से मेरिट को जांच परख के हर लीगल ऑप्शन जब याकूब मेमन ने एग्जॉस्ट कर लिया, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया। बहुत शुक्रिया इस तमाम तकनीकी पहलुओं को हमारे सामने रखने के लिए प्रकाश सिंह जी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ दिखती है, एक अदालती प्रक्रिया चलती है, आतंकवाद जैसे मसले पर अदालत, सुप्रीम मैं कहूँ अदालत जो है वो एक दोषी ठहराती है, उसको फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी उस फैसले को लेकर एक तरीके का असंतोष दिखता है, एक तरीके का विरोध दिखता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा क्यों लगता है? ये तो बड़े अफसोस की बात है, और जब बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करते हैं तो उनकी नीयत पे, उनके मोटिवेशन पे संदेह होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट वेंट आउट ऑफ इट्स वे। मतलब ऐसा किसी के लिए हो सकता है? हमारे आपके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट आधी रात को बैठेगी? मैं 19 साल से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। अपने केसेस में जब चाहता हूँ कि अगले हफ्ते में केस लग जाए, अगले हफ्ते में लग जाए तो 2 महीने बाद लगता है। और यहाँ मतलब
दो बार ये लोग मर्सी पिटिशन करते हैं प्रेसिडेंट को, 2 बार गवर्नर के यहाँ मर्सी पिटिशन जाता है, फिर रिव्यू पिटिशन होता है, क्यूरेटिव पिटिशन होता है, मतलब कितने पिटिशन होंगे। हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उसको हम मतलब उसको इस्तेमाल करना एक बात है, और उसको बार बार इस्तेमाल कर करके उसको इतना उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अब्यूज़ हो रहा है। मतलब हर प्रक्रिया की एक अंतिम स्टेज होनी चाहिए, उसके बाद बात ख़त्म हो गई। पर यहाँ तो लगता है बात ही नहीं ख़त्म होगी। वकील लोग कोई ना कोई एक पेंच निकालते हैं और अपनी टेक्निकल आर्गूमेंट। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करूँगा, उनके धैर्य की तारीफ़ करूँगा कि वो मतलब आधी रात को भी उन्होंने सुना, ताकि कल को ये न कहे कि साहब इनको न्याय नहीं मिला। अरे न्याय क्या, आपको न्याय बहुत ज़्यादा खींच के दिया गया, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि आपको फांसी पे चढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग जब ये कहते हैं कि साहब याकूब के खिलाफ एविडेंस पर्याप्त नहीं था, भाई आप कौन हो गए? आप एविडेंस का मूल्यांकन करने वाले आप कौन हैं? 792 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें 300 पेज केवल याकूब पे लिखे गए हैं। अब इतना विस्तृत विश्लेषण और विवेचन के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि यह आदमी दोषी है, ये कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरह से इसका इन्वॉल्वमेंट है, पूरी तरह से लिप्तता थी, और इसने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने थे, पैसा आना पैसा जाए, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सारा काम इसने हैंडल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि टाइगर मेमन और ये याकूब दे वर द आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, दे वर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द एंटायर प्लान। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पहुंच गया, उसके बाद आप कहें कि साहब एविडेंस पर्याप्त नहीं। अरे भाई आप कौन से 30 मार खा हो? आप क्या सुप्रीम कोर्ट जज हो गए? क्या हो गए? या आपने वो 792 पेज की रिपोर्ट और 600 आदमियों का गवाहों का बयान सबका पढ़ा है? किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। बस सुनी सुनाई बात पे 1 पेज 2 पेज कहीं से पढ़ के लोग अपना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देने लगते हैं। और बड़े अफसोस की बात है। और एक और प्रकाशन जी बात है कि जब भी इस तरह का मसला होता है, उसे धर्म के साथ, राजनीति के साथ अलग अलग मैं कहूँ कि तरीके से जोड़ने की कोशिश होती है। और क्या वाकई कोई ऐसा सिस्टम है, या फिर ये सिस्टम बिल्कुल मुफीद है, जो इंतज़ार हुआ, या मैं कहूँ कि एक लंबा वक्त रहा, इंसाफ को लेकर लड़ाई चली, या फिर जानबूझकर उसको राजनीति में घसीटने की एक आदत सी पड़ गई है? एक आदत सी बन गई है कि यहाँ तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लॉबीज़ हैं। मेरे ख्याल में बहुत से संगठन और बहुत से व्यक्ति यहाँ पे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ज़रूर ये विदेशों से पैसा लेके इस तरह की बात करते हैं और भारत की न्यायिक व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं, भारत की राजनीति को ये दूषित करते हैं, और हर जगह धर्म और ये सब लाके सारा माहौल ऐसा बिगाड़ देते हैं कि लगता ये नहीं कि आतंकवादी को फांसी हो रही, लगता है कि किसी धर्म के आदमी को फांसी हो रही। ये तो कोई बात हुई नहीं। तो एक जो कंपैरिजन की बात जब आई, मैं कहूँ सवाल कि तमिलनाडु के मसले पर फांसी नहीं दी गई, पंजाब के बुल्लर को फांसी नहीं दी गई, देखिए दो गलत काम से एक सही तो नहीं हो जाएगा। जो कहा जाता है 2 wrongs do not make a right। रजौना को फांसी होनी चाहिए थी, राजीव गांधी के हत्यारे को फांसी होनी चाहिए थी। हम तो यही कहेंगे। अब अगर फांसी नहीं देने का निर्णय कौन लेता है, किस वजह से लेता है, वो तो वो जाने। और अगर राजनीतिक स्तर पर माफ़ी हुई है तो ये लोग जिम्मेदार हैं। मैं तो कहूँगा रजौना को फांसी बिल्कुल होनी चाहिए। और ये इस तरह से जिस तरह पॉलिटिकल ब्लैकमेल होता है, और उसका नतीजा जानते हैं क्या होगा? अंततोगत्वा एक दिन होगा कि ये पंजाब की सरकार आतंकवाद फिर से झेलेगी। ये लोग जिस तरह से आतंकवादियों से समझौते कर रहे हैं और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पे ढुलमुल नीति अपना रहे हैं, ये प्रदेश को फिर से आतंकवाद की आग में झोंक देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि आतंकवाद के मसले पर जाति, धर्म, इन सबको दरकिनार कर देना चाहिए, उससे जोड़कर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार,
टिकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान की साजिश बताया। उन्होंने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद से सख्ती से निपटेगी। गृहमंत्री के बयान के दौरान अवरोध पर सरकार ने नाराजगी भी जताई। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के आरोपों को नकारते हुए इसे उकसावे वाला कदम या बयान करार दिया है। 27 जुलाई को पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के मामले में गृह मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि भारी हथियारों से लैस आतंकवादी रावी नदी पार करके पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने शक जाहिर किया कि इन्हीं आतंकवादियों ने दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमले से पहले तलवंडी के नजदीक रेलवे लाइन में आईईडी विस्फोटक लगाए थे। इन विस्फोटकों को बाद में निष्क्रिय भी कर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ की 5 वारदातें हुई थीं। इनमें से 4 को विफल करते हुए 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने पर प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों के अवरोध के बीच ही अपना बयान पढ़ा, लेकिन बाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के इस रुख की तीखी आलोचना भी की। We did not expect the Congress party to present India as a divided house. Regrettably, instead of allowing a discussion and asking clarifications, the Congress party has chosen to disturb the proceedings in Parliament on account of its own small and petty interests. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभी सदस्यों ने गुरदासपुर के आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों के प्रति शोक भी जताया। इस हमले में गुरदासपुर के एसपी बलजीत सिंह और होमगार्ड के 3 जवान मारे गए थे। हमले में 3 नागरिकों की भी मौत हुई थी और 17 लोग घायल भी हुए थे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की ओर से आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज औपचारिक साबित हुई। सदन में अवरोध तोड़ने को लेकर कोई भी सहमति इस पर नहीं बन पाई। कांग्रेस का कहना है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र में 2 हफ्ते से गतिरोध जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। लोकसभा की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने के लिए गुरुवार को स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। वैसे ये हुआ कि उस समय ऐसा हुआ इसलिए हम करें, इसको हम तोड़ सकते हैं, सभी मिल करके तय कर सकते हैं क्या कि ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने संसद में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए सरकार की ओर से पहल की मांग की। जो उन्होंने प्रथा डाली है उस परंपरा पे हम चल रहे हैं, तो इसीलिए हमसे जो भी कोऑपरेशन स्पीकर को होना हम देंगे, लेकिन सरकार भी इसके बारे में अपना जो कर्तव्य है निभाना और हाउस को चलाने के लिए उनके तरफ से जो कोऑपरेशन होना वो करना चाहिए। और उसके लिए स्पीकर को हमने विनती किया कि आप सरकार से बात कीजिए। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ है। विपक्ष ललित मोदी विवाद और व्यापम मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसे नामंजूर कर चुकी है। प्रणब गोस्वामी के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। रियल एस्टेट बिल पर सेलेक्ट कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी। घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के प्रावधान वाली इस विधेयक में समिति ने कुछ अहम बदलावों की सिफारिश की है। बिल में हालांकि बड़े संशोधनों को सही करार दिया है। कांग्रेस, एआईएडीएमके, सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने बिल की कई बातों पर असहमति भी जाहिर की। रियल एस्टेट बिल पर बीजेपी सांसद अनिल माधव दवे की अध्यक्षता में बनी 21 संसदीय सिलेक्ट कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी। रिपोर्ट में रियल एस्टेट बिल में हुए मुख्य संशोधन को मान लिया गया है। बिल के तहत ग्राहकों से ली गई राशि का 50% हिस्सा
एक अलग बैंक अकाउंट में रखा जाएगा जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। हालांकि इससे पहले यूपीए सरकार के बिल में 70% राशि को अलग बैंक अकाउंट में रखने का प्रावधान था। In fact, 50% is the minimum. Any state government, because we are in a federal structure, if any government wants to increase it, they can in particular states. कमेटी ने सिफारिश की है कि किसी भी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रमोटर को अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की भी सारी जानकारी देना जरूरी होगा। इसके साथ साथ बिल्डर या ग्राहक के बीच किसी भी विवाद की स्थिति होने पर ब्याज चुकाने की राशि दोनों के लिए बराबर रखने की सिफारिश की गई है। ग्राहकों को गलत जानकारी देने पर कड़े दंड के प्रावधान की भी सिफारिश की गई है। Whatever you are telling at day one that this will be the project, these will be the buildings, total stories will be this much, parking area will be this much, that should be exactly there when the project is completed. हालांकि कांग्रेस और सीपीएम ने छोटे इलाकों में होने वाले कंस्ट्रक्शन को भी इस बिल के अंतर्गत लाने की मांग की है, तो वहीं एआईएडीएमके और समाजवादी पार्टी ने विरोध जताते हुए कहा है कि हर राज्य को अपना अलग बिल पास करने की अनुमति होना चाहिए, क्योंकि जमीन का असली मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को रामेश्वरम में राजकीय सम्मान के साथ आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दलों के नेता और नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिजनों के अलावा हजारों लोग डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। इधर अंतिम विदाई के दौरान संसद की कार्यवाही भी स्थगित रखी गई। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को गुरुवार को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सुबह डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को रामेश्वरम में उनके पैतृक आवास से मस्जिद ले जाकर नमाज जनाजा अदा की गई। इसके बाद डॉक्टर कलाम के जनाजे को मंडपम के पास पकारंबो ले जाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते और पकारंबो में पूर्व राष्ट्रपति को आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। Other pain other than the pain of losing our great hero, we call him as our hero, we call him everything. He has given us such motivation for us and to go on. It's like wonderful. पकारंबो में पूर्व राष्ट्रपति को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। डॉक्टर कलाम के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम सलाम किया। कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के कई मंत्रियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद समेत कई दलों के नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का सोमवार को शिलोंग में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पश्चिमी राज्यों गुजरात और राजस्थान के बाद पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश होने की आशंका है। पूर्वी इलाकों में चक्रवाती तूफान कोमेन का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे अगले 48 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के साथ एनडीआरएफ की 14 टीमों ने उत्तरी गुजरात के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव और राहत का काम तेज कर दिया है। बांग्लादेश के रास्ते आने वाले चक्रवाती तूफान कोमेन का खतरा अब देश के पूर्वी राज्यों पर मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोमेन इस वक्त कोलकाता से 300 किलोमीटर पूर्वी दक्षिण पूर्व की दूरी पर है और 31 जुलाई को किसी भी वक्त वो कोलकाता के तटों को छू सकता है। इस तूफान की वजह से इससे अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है। जिन राज्यों में कोमेन से भारी बारिश होने की आशंका है उनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम,
त्रिपुरा और असम शामिल हैं। ओडिशा के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। झारखंड में भी नदियां उफान पर हैं। Last 2 days we have received very heavy rainfall in northern Odisha and also parts of Jharkhand, because of which we have flood situation in 3 river systems. बीते कई दिनों से हो रही बारिश से गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अहमदाबाद में धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। साबरमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बनासकांठा और कच्छ जिलों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ सेना और वायुसेना के जवानों की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों का आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार दिल्ली में 480 सार्वजनिक शौचालय बनाएगी। ये शौचालय राजधानी में 80 अलग अलग जगह पर बनाए जाएंगे। ये जानकारी शहरी विकास सचिव मधुसूदन प्रसाद ने दी। पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बुधवार रात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से इस महीने संघर्ष विराम उल्लंघन की ये तीसरी घटना है। 558 श्रद्धालुओं का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया। इस जत्थे में 50 साधुओं समेत 74 महिलाएं शामिल हैं। अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में अस्थमा से पीड़ित बच्चों को मुफ्त दवाइयां दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन ठाकुर द्वारा ट्रस्ट की तरफ से किया गया। नेपाल में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। बारिश से पश्चिम नेपाल के कास्की जिले में कई गांव प्रभावित हुए हैं। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। हिंद महासागर में एक विमान का मलबा मिला है। ये मलेशियन एयरलाइंस की विमान MH370 का हो सकता है। MH370 पिछले साल मार्च में लापता हुआ था। इसमें 5 भारतीयों समेत 239 यात्री सवार थे। मलेशिया सरकार ने मलबे की जांच के लिए एक टीम भी भेजी है। वैश्विक बाजारों में अच्छे संकेतों के बाद भारतीय बाजार में तेजी का रुख रहा। बृहस्पतिवार को BSE सेंसेक्स करीब 142 अंक की मजबूती के साथ 27,705 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 47 अंक की तेजी के साथ 8,422 के स्तर पर बंद हुआ है।